नमस्कार, मेरा नाम देव सिद्धार्थ है। आप किस्सा गोई देख रहे हैं। सबसे पहले एक निवेदन और शिकायत कर लूं आप लोगों से कि आप देख तो रहे हैं हमें, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा है कि आज हम साथ में खड़े हुए हैं साहिल पटेल जी के साथ में। साहिल पटेल जी निवारण करके एक संस्था चलाते हैं, लेकिन वो चलाते किसके लिए है ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। वो चलाते हैं कि भाई सोमरस की उत्पत्ति जो है वो आज से 3000 साल पहले ऋग्वेद में जिसका जिक्र है, कुछ लोग पीने भी लगे और बहुत सारी कथाएं सोमरस के बारे में हैं। तो सोमरस मतलब आज की भाषा में शराब। दूसरा होता है भाई गांजा। गांजा जो है आज से 7,000 साल पहले मध्य एशिया के आसपास और मध्य भारत में भी ऊपर की तरफ है ना, ये होता था और इसे लोगों ने पीना शुरू किया। भगवान शिव की आराधना का नाम लेके भी बहुत सारे लोग अपने कंटाल काट लेते हैं और पीते हैं इसे। पीना नहीं चाहिए। अब लेकिन भाई बेचती तो गवर्नमेंट भी है शराब, तो क्यों नहीं पीना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो पूरी दुनिया कहती है कि अति सर्वत्र वर्जिते, ग्रंथों में भी लिखा है। आप अगर लिमिट में पीते हैं तो ठीक है, पीनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप पिए। लिमिट में पिए तो ठीक है, लिमिट के ऊपर पिए तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और जब आपको कोई समाधान नहीं मिलता है तब आप जौनपुर शहर में आ सकते हैं निवारण के पास। निवारण निवारण जैसे साहिल पटेल जी चलाते हैं, और आगे की दास्तान जो है साहिल पटेल जी बताएंगे। नमस्कार भैया। जी हम निवारण नशा मुक्ति केंद्र के नाम से एक संस्था चला रहे हैं और विगत 6 सालों से हम इसको यहाँ पे महात्मा गांधी होम्योपैथिक कॉलेज नीमखेड़ा में रन कर रहे हैं। ये जबलपुर नहीं, ये महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पे हमारे पास हर टाइप के नशे से ग्रस्त वाले लोग आते हैं, जैसे कि शराब, गांजा आपने बताया, अभी अफीम, चरस, और कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जो कि इस नशे के ग्रस्त के कारण जो कि मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है उनके दिमाग में, या आप बोले जो पागल है, हेलुसिनेशन टाइप के लोग हो जाते हैं। उस टाइप के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं जो कि अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या चीजें में दिमाग लगाना है, वो लोग भी हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो यहाँ पे वही सब चीजें प्रोसेस होती हैं और 1 से 2 महीने 3 महीने के लिए यहाँ पे लोग भर्ती होते हैं, जिसमें हम उनका उपचार करते हैं। शुरू के कुछ समय जो कि 20-25 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशल रहते हैं। एकदम से इंसान नशा छोड़ता है तो उसको विड्रॉल्स आते हैं, डिटॉक्स रखते हैं, काउंसलिंग। विड्रॉल विड्रॉल शब्द को आसानी में समझाइए, क्या होता है? विड्रॉल शब्द ऐसे रहते हैं जब कोई इंसान नशा छोड़ता है या नशा का सेवन नहीं करता है, तो दिमाग उसको ये सिग्नल्स देते हैं कि आपको नशा करना है, आपको नशे की जरूरत है, नशा कम हो रहा और नशा चाहिए। जब उनको नशा नहीं मिलता है तो बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, समानता नहीं रहती उनपे और गलत बिहेव करता है। दीवालों से बातें आना, मतलब उनकी बातें सुनना, कुछ बातें आना वहां से, सोना नहीं, दूसरी दुनिया में बात करना, अपने पूर्वजों को याद करना, भागना, दौड़ना, चिल्लाना, ये सब की चीजें होती है। और जब तक इंसान सोता नहीं है, क्योंकि 3-4 दिनों तक इंसान सोता नहीं है, सोने के बाद ही वो एक नॉर्मल स्थिति में आता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है जिस कारण से हम उनको कुछ इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, कुछ बॉटल्स वगैरह चढ़ाते हैं, जिससे एक समानता रूप में एक इंसान आने में, एक सामान्य जीवन आने में उसको 20-25 दिन का समय लगता है। फिर उसका और आगे का ट्रीटमेंट चालू होता है यहाँ पे। तो ये एक तो विड्रॉल को आपने जी समझाया, और जी। क्या सिम्टम्स होते हैं जब वो सिम्टम्स ये रहते हैं कि भूख नहीं लगती। शराब जब आमतौर में इंसान बहुत ज्यादा पीता है तो उसको बहुत कई दिनों तक भूख नहीं लगती। वो शराब में इतना सराबूर रहता है कि वो खाने का भी समय नहीं रहता और दिन भर शराब पी रहा है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। लिवर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लिवर सिरोसिस आपने सुना होगा, वो हो जाता है, जिसमें लिवर डैमेज होने के चांसेस लिवर ज्यादा। डैमेज होना, सूजन आना, फैटी लीवर हो जाना, जाना। फैटी लिवर, ये सब नॉर्मल है एक शराब वाले व्यक्ति में। तो ये सब चीजों के लिए भी हम लोग यहाँ पे समाधान करते हैं, टेस्ट कराते हैं, और फिर आगे उनको लिवर के लिए कैसे हाई प्रोटीन डाइट्स देनी है, इस चीजों के लिए डॉक्टरों से संपर्क करके उनका एक प्रॉपर एक चार्ट बना के और टाइम टेबल से उनको दवाइयाँ खिलाई जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, जैसे कि आपने मेरे पीछे देख रहे हैं ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उनको ग्राउंड में लेके जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, जो कि मैंने बताया महाकौशल एरिया का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है ये। तो यहाँ पे हम शाम को या सुबह उनको वॉकिंग कराते हैं, गार्डनिंग कराते हैं, एक फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज होती है। जितना इंसान फिजिकली एक्टिव रहेगा, मसल्स डेवलप्ड होंगी, प्रोटीन डाइट्स होगी, तो चीजें रिकवर होने के जल्दी चांसेस रहते तो हैं। मतलब आदमी एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करने से नशे से जल्दी बाहर निकल सकता है। ये रहता है कि हम एक और चीज ये बोल सकते हैं कि हम अगर उनको फिजिकली फिट रखेंगे, फिजिकली इंगेज करेंगे, मसल्स डेवलप करवाएंगे, तो उनको नींद
ज्यादा आएगी, उनका विल पावर भी एंगेज होता है, उनका जो चीजें समय जो वो सोच रहे हैं या घर वालों की याद आ रही है या चीजें वो नशे के लिए जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करता है फिजिकल एक्टिविटीज। जी। तो अभी अपन साहिल जी से और बातें करेंगे, बैठ के आराम से इत्मीनान से बातें कर लेंगे। सेंटर इनका यहीं पर है, उसको एक बार विजिट कर लेते हैं। हाय, ये बोलिए। ये गेट, इस पे ताला अभी लगा हुआ था, हाँ, क्यों लगाते हैं? ये ताला सर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे 99% जो मरीजों को हम लेके आते हैं ये खुद की इच्छा से नहीं आ रहे हैं। वो 1% या 2% ही समाज में ऐसे लोग हैं जिनको खुद से इच्छा हो रही है कि मुझे छोड़ना है। 99% लोग जो रहते हैं वो जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, और जबरदस्ती वाले पर्सन को हम जिनको लेके आ रहे हैं उनको यहाँ से निकलना है। घर वालों की याद आ रही है, मोबाइल नहीं मिल रहे हैं, शराब नहीं मिल रही है, तो तड़पन हो रही है, यहाँ से निकलना है उनको। तो यहाँ से निकलने के लिए हम पूरा सिक्योरिटीज पर्पज से रखते हैं कि यहाँ से कोई वापस ना जाए। भैया यही बैठे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम। आप मतलब कब से हैं यहाँ पर? 6 महीने से। काफी कुछ फेस करना और पड़ता होगा आपको, ये लोग बहुत हल्ला करते हैं। अच्छा, चलिए। तो एक गेट ये हो गया, एक दूसरा गेट ये है। जी। ठीक है। रिजवेश, मतलब आप समझिए कि लोगों का अपने आप पे इतना काबू भी नहीं है कि वो एक जगह पर रुक पाए, बैठ पाए या बात कर पाए। एक गेट आपने ये देखा पीछे, एक गेट आप ये देख रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ है किसी ने भागने की कोशिश की है? बहुत बार कोशिश हुई है यहाँ पे भागने की। लोगों का, जो हमारे स्टाफ है उनका मन भटकाना यहाँ अच्छा। से, उनको ऑफर करना, कैश का ऑफर करना कि आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए और मैं यहाँ से आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे गूगल पे करवा दे रहा हूँ या कुछ चीजें करवा दे रहा हूँ। बट जो हमारे यहाँ बहुत प्रोफेशनल स्टाफ है जो पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे हैं, उनके पास ही गेट की चाबी रहती है। अच्छा। तो उनको हम यहाँ पे रखते हैं। तो मतलब ये 2 गेट पहले किसी को लांगना होगा तब वो बाहर जा सकते वो हैं। बाहर जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब ये अगर इतने डिप्रेस्ड हैं, परेशान है नशे को लेके, चीजों को जी लेके, जी। तो इनमें इतनी ताकत और इनका बुद्धि इतनी चलती है कि मुझे अब क्या शातिर दिमाग लगाना है और बाहर निकल जाना है। सर जो यहाँ पे बहुत समय से हैं, शायद वो जो 3 महीने 4 महीने से हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठ के शायद खाली टाइम में, हम इसलिए खाली एक टाइम नहीं रखते। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक के पूरा टाइम टेबल फिक्स रहता है। वही टाइम टेबल से हर एक चीज चलती है। सुबह 6 बजे से उठने से लेके रात के 10 बजे तक खाने का, हर घंटे का कुछ ना कुछ फिक्सचर है। ये खाना खाना है, काउंसलिंग्स करना है, ड्राइंग्स करना है, गेम खेलने हैं, बाहर घूमने जाना है, टीवी देखना है। हर एक चीज एक फिक्स रूप में रहती है जिस समय उनको खाली न रहे। जो खाली जो समय रहता है शायद उसमें वो यही दिमाग चलाते हैं दूसरे लोगों से जो कि बहुत पुराने हो जाते हैं, उनसे सोचते हैं कि हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं। बट हमारा स्टाफ, हमारी चीजें यहाँ पे ये रहता है, अगर यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 में से 2 लोग हमारे ऐसे भी यहाँ पे रहते हैं जो कि इन लोगों से मिलके उनके ये ऐसा बिहेव करते कि हम यहाँ एज यहाँ पे पेशेंट है, बट वो अच्छा। हमारे कहीं ना कहीं स्टाफ रहते हैं, चीजें रहती हैं या बहुत समय हो जाता है उनको, तो हम एज उनको स्टाफ ट्रीट करते हैं। तो वो हमें एक अंदर की खबर निकाल के देते कि इसके दिमाग में ये चीजें चल रही, प्लीज आप अवेयर रहिए इन चीजों से, ये कदम उठा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना टाइम होता है जब कोई रहता है यहाँ पे? मैक्स सर मिनिमम सर यहाँ पे 2 से 3 महीने का कोर्सेज रहते हैं, वो चीजें रहती है। मैक्सिमम सर ऐसे भी कुछ पेशेंट है जो पिछले विगत यहाँ पे हमारे 1-1.5 साल से भी हैं, जिनने अपने घर वालों में इतनी चीजें उपद्र चीजें करी है या इनने इतना बिहेव, ऐसा मिसबिहेव करा है या इतना शराब में इतना शराबूर रहे कि उनके घर वालों ने बोला कि भैया आप तो आप उनको यहीं पे आप रखिए और यहीं पे उनको कुछ ऑक्यूपेशन दीजिए, आप उनको कुछ सुधार कार्य के लिए एज आप उनको स्टाफ ही रखिए। अंदर का स्टाफ जो मैंने आपको बताया, अंदर के स्टाफ का कुछ हमारे स्टाफ, पेशेंट कम स्टाफ लोग हैं जो कि यहाँ पे एज अ स्टाफ ही तो behave उनको कर रहे हैं। 2-3 साल। तो अभी ये 2:30 बजे के आसपास का वक्त है, अभी जी। क्या होता है आपके यहाँ पर? सर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं खाना वगैरह चलता है, ये लंच आवर्स का टाइम रहता है, ये 2 बजे से लेके 3 बजे के पहले पहले तक हमारा लंच आवर्स रहता है। तो लंच आवर्स में हाई प्रोटीन डाइट्स रहती है, रोटी सब्जी अनलिमिटेड, आपको जितना। एक और चीज, जब शराब इंसान पीता है तो उसकी डाइट जैसा कि मैंने आपको बताया था नहीं रहती, जब शराब छोड़ता है तो ऑटोमेटिकली विल, जो आपने बोला था ना फिजिकल एक्टिविटीज क्यों कराते, फिजिकल एक्टिविटीज कराने से इनका जो प्रोटीन का इंटेक्स है, डाइट्स है, वो बढ़ जाती कहीं ना कहीं। डाइट बढ़ने से इनको 5-6 रोटी, दाल चावल, सैलेड्स
ये सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जब आपने यहाँ पर एक गेट लगा के रखे हैं, 2 गेट यहाँ पर, जी जी नीचे भी एक गेट, जी जी तो ये जब नीचे खेलने जाते हैं या एक्टिविटी करते हैं ग्राउंड में, सब कोशिश नहीं करते बाद में? सर, हम पहले क्या करते हैं कि जो जो नए पेशेंट आते हैं, जैसे पेशेंट आज आज हमारे पास एडमिट हुआ, तो उस टाइम पे हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज या कोई चीजें नहीं कराते, क्योंकि वो सेंस में ही नहीं है, उनको विड्रॉल्स आते हैं, चीजें होती है। तो कुछ पुराने पेशेंट हो जाते हैं जो ये विड्रॉल से जब आगे चले जाते हैं, उसके बाद हम 10-10 15-15 लोग का ग्रुप्स बनाते हैं, बैचेस बनाते हैं। तो 3 से 4 जो हमारे बाउंसर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो उनको ग्रुप्स में लेके जाती है और उनको गेम्स खिलाना या कुछ गार्डनिंग कराना, ये सब चीजें कराने के बाद एज इट इज काउंट करके ऊपर लेके आते हैं। फिर अगले दिन 15 लोग को लेके जाते हैं। ऐसा हम ग्रुप्स में चीजें लेके जाते लंच देखते हैं। उस पे किसी का रख लो, लंच में आप मतलब दाल चावल सब्जी रोटी दे। आप यहीं से? 1.5 year। ग्रेट। क्या करते थे बाहर जब आप थे? I was a deputy manager in HDFC Bank। तो ये लत कैसे लग गई कि आप अगर डिप्टी मैनेजर थे और फिर ये नशा? सेपरेशन हुआ वाइफ के साथ में, है ना, थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे थे, अकेलापन एक महसूस होने लगा, मदर फादर दोनों एक्सपायर कर गए थे, घर पे अकेलापन लगने लगा, तो एक शराब की एक आदत हो गई। तो कितनी शराब होने लगी थी जब आपको लगा कि अब ये ज्यादा हो गई है, अब मुझे यहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर आप कैसे आए? यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मेरे को एडमिट कराया, मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, मतलब मेरी स्टार्टिंग स्टेज थी, मेरे को मतलब बोलना चाहिए कि पीलिया हो गया था, पीलिया के बाद अपना लिवर सिरोसिस की स्टार्टिंग स्टेज थी, तो डॉक्टर चावलानी के थ्रू मेरे को रेफर किया। तो अभी कब से शराब नहीं पी आपने? 1.5 साल से, जब से यहाँ पे हूँ तब से नहीं पी है। और जॉब वगैरह सब तो फिर छोड़ी थी होगी उसके बाद? छुट्टी गई, 1.5 साल से यहाँ पे हैं। तो कैसा, मतलब अब काफी अच्छा फील होता है या रिग्रेट है कुछ लाइफ को लेके? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है, बस यही है कि अब बाहर कितनी जल्दी निकले, तो प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को वापस से स्टेबल कर रहे हैं। जब अपना दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, हर चीज सही चल रही है, तो वापस से अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ। ग्रेट, बहुत जल्दी जाएंगे आप बाहर। खाना वाना ठीक है? बढ़िया एकदम? खाना बढ़िया है, यहाँ पे स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। सर रेगुलर विजिट में आते रहते हैं, मतलब हम लोग को अगर पर्सनली कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई तुम लोग को रिक्वायरमेंट है तो बता दो, तो सर के थ्रू काफी अच्छा हम लोग को मतलब बैकअप मिला हुआ है। एज अ फैमिली एटमॉस्फेयर ही लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि ऐसे हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं वापस से, मतलब पुराने कॉलेज के दिन आ गए, हॉस्टल लाइफ स्टार्ट होगी। अच्छा है, रीस्टार्ट है लाइफ का नया। रीस्टार्ट से मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अब एक जो धब्बा लग गया है उसको धोना तो पड़ेगा, समय लगेगा। जिंदगी है, लगते रहे, अप्स एंड डाउन आते रहे। थैंक यू भटनागर जी, जो बहुत यंग नजर आ रहा है। जी जी। वो क्यों है यहाँ पर? क्योंकि शराब तो अभी उसने पी नहीं होगी। सर, उनकी एज 21-22 साल के करीब होंगे और अच्छे रेनोन स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई है। बेसिकली बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम है और एक सीपी करके बीमारी रहती है, सेरेब्रल पॉलिसी, वो उनको है। बच्चे के साथ ये कंप्लेन थी उनके माँ बाप की थी कि ये सीपी का जो ट्रीटमेंट रहता है, जो कि थेरेपीज की जरूरत रहती है, ये घर में थेरेपीज वगैरह कुछ कराते नहीं थे। साफ मना कर देते थे कि मुझे ये नहीं करानी है। और क्योंकि मैंने बताया इकलौते लड़के थे, तो घर में ऐसा हुआ करता था कि माँ बाप बहुत परेशान थे इनके बिहेवियर को लेके। अगर गर्म खाने की डिमांड अगर बच्चा कर रहा है तो गर्म खाना आता था, तो गर्म खाना फिर ये तुरंत ही विद इन अ सेकेंड ये बोलते थे कि नहीं, अब मुझे ठंडा खाना खाना है, तो फिर ठंडा खाना इनके लिए आया करता। कभी ये बोलते थे पनीर की सब्जी खाना, तो जोमेटो से पनीर की सब्जी आती थी, फिर तुरंत बाद ये होता था कि मुझे नहीं पनीर नहीं, अब छोले कुलचे खाने हैं। अच्छा, तो ये भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम है बच्चों में, तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों में थी, इसके थी, और इस सीपी के ट्रीटमेंट नहीं करा रहा था। तो इनके फादर मदर से मेरा बात हुई, जो कि हमारे एक बिहेवियर थेरेपिस्ट आती है, मैम आती है, तो उनके थ्रू हमने इनकी काउंसलिंग्स वगैरह चालू हो रही है। और एक सीपी का जो ट्रीटमेंट रहता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, वो हम फिजियो में इनके थ्रू इनके पैर जो कि बेयर फुट में चलते हैं, ये पैर में घुटनों के बल चलते हैं, उसको हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका सीपी तो एक फिजिकल प्रॉब्लम हुई, फिर ये इनको यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये घर में थेरेपी करा नहीं रहे थे, तो इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे बच्चे को रख के हम वो थेरेपी करा सके, मतलब किसी का डर रहे। एक दिनचर्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सुबह से शाम तक एक रूटीन बना रहता, बच्चा क्योंकि रूटीन में नहीं था, तो यहाँ पे उनके माँ बाप का ये मोटिव था, हमसे ये चीजें उनकी डिमांड थी कि आप इसको एक रूटीन में लेके आइए, सुबह 6 बजे से उठने से लेकर रात के 10 बजे तक ये रूटीन में रहे, अपनी थेरेपी प्रॉपर टाइम पे कराए। माँ बाप बड़ों से कैसे इज्जत करी जाती है, इसका बिल्कुल आप लोग इनको चीजें बताइए, और एक बिहेवियर
तो इसको मॉडिफिकेशन आप उसको दीजिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि आप आदत छुड़ाने वाले जादूगर हैं। आप किसी की बिल्कुल। कोई भी आदत हो बिल्कुल, वो यहाँ पर आ जाए। हमारी संस्था और हमारे जो थेरेपिस्ट हैं और स्टाफ है, एक काम कर रहे हैं, समाज के लिए सुधार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये बच्चों पे और लोगों पे डिपेंड करता है कि वो चीजों को कितनी जल्दी ग्रैब कर रहे हैं, कितनी जल्दी ले रहे हैं और उसमें कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट अपने जीवन पे लेके आ रहे हैं। चलिए। ये करत की विद्या है, जितना करते जाओगे उतना आता जाएगा। तो सेवा का काम तो साहिल भैया कर ही रहे हैं, पर साहिल भैया ने हमको बताया कि उनके साथ एक काउंसलर है जो मनोवैज्ञानिक सलाह देती है, लोगों से बात करती है। इनका नाम है तान्या यादव। और हमने भी इनसे बात की, काफी कुछ समझ आया कि हमें भी प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम सब में होती है। तान्या जी से बात करेंगे। तान्या जी, कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? सर मैं 1 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ अच्छा। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया हैगा उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की थोड़ी कमी हैगी। लोग हेल्प लेने नहीं, हम को उस पर भी आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। आप 1 साल से काम कर रही हो, तो आप यहाँ पर ही काम कर रहे हैं 1 साल से? जी। कितने पेशेंट्स आपने अभी तक देखे होंगे? यहाँ पर इधर तो लाइक 50+ पेशेंट रहते हैं, तो लाइक अप्रॉक्स 1 साल में? 1 साल में तो लाइक 100 हो गए होंगे। है ना। अब अगर आपने 100 लोगों को देखा, 100 लोगों से बात की, तो आपको एक मूलभूत समस्या जो है कि आदमी क्यों नशे के चक्कर में जा रहा है, क्यों नशा कर रहा है, उसके जीवन में तकलीफ क्या, मतलब जो मूलभूत समस्या रहता है ना, कि बहुत सारे जाले अगर कमरे में लग जाए तो हम बोलेंगे भाई मकड़ी है समस्या। तो वो एक समस्या हमें बताइए जो जिस पर एक काम किया जा सकता है। मदद लेने को वीकनेस समझना सर, ये अच्छा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिकॉज जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि मदद लेना मतलब मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। अच्छा। कमजोर। तो आप किसी से भी जब बात करती हैं, जिस व्यक्ति ने भी नशे को चुना है, जी। तो वो चुनाव उसने इसलिए लिया क्योंकि वो किसी से मदद नहीं लेना चाहता था, जी। किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाहता था। और इजी वे में अगर अपन समझना चाहें इसे, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि उनका किसी माँ बाप का, किसी पत्नी का पति, किसी माँ बाप का बेटा अगर मोहल्ले में हल्ला करता है, घर में आग लगाता है, माँ बाप को मारता है, तो वो सहन कर पाते हैं। अगर वो शराब पीता है, दुनिया उसे शराबी कहती है, तो वो सहन कर पाते हैं। लेकिन अगर वो किसी को ये बताना चाहे कि हम इसे नशा मुक्ति केंद्र भेज रहे हैं, तो वो उसे शर्म की बात समझते हैं। जी। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने ऐसी सराउंडिंग क्रिएट कर रखी है हाँ। कि लोग ऐसा सोचते ही इसीलिए हैं कि नशा मुक्ति केंद्र जा रहा है मतलब बहुत ही खराब चीज हो गई है। उसको ऐसे बीमारी के लिए मतलब बीमारी की तरह नहीं समझते हैं, ऐसे प्रॉब्लम की तरह नहीं समझते। जस्ट लाइक कि एक सिंबल लग गया हमारे ऊपर कि ये तो बहुत खराब चीज है कि दैट्स व्हाई। तो आपको अगर बोला जाए कि भाई आप ओपनली सबको बोल दो कि यार कोई एक मैसेज दे दो, तो वो क्या दोगे आप एज अ काउंसलर? एज अ काउंसलर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप रीच आउट करें हेल्प के लिए। हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है कि हम सब हेल्प करने के लिए ही हैं। और द मेन पॉइंट इज कि जब भी हमें हेल्प रीच आउट करनी होती है कि तो हमें 2 बारी सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज हम जितना सोचते हैं हम उतना हेल्प से दूर जाते हैं और ये वीकनेस नहीं है। तो अगर आसपास ऐसी तकलीफ है तो बात करिए। बात करने से बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। और अगर बिगड़ती है तो बात कभी बननी ही नहीं थी। तो उस बात में बहुत ज्यादा क्लोज मत जाइए, है ना। आगे और लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात कर रहे थे। निजता का भी एक विषय होता है क्योंकि अच्छे घरों से, अच्छे परिवारों से ये लोग आते हैं, लेकिन फिर भी बात करनी जरूरी है। तो आप जो बैक साइड देख रहे हैं, रोहित और मोहित नाम है इनका, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और ये यहाँ कब से हैं भैया? पिछले 1.5 वर्षों से है। 1.5 साल से यहाँ पर ही हैं। 1.5 साल से। तो मैंने सुना जैसे कि आप इनकी फीस वगैरह भी कुछ नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एफओसी है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ये निःशुल्क हमारे पास यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि इनकी घर की परिस्थिति बहुत वीक है। पिताजी इनके नहीं है, माता जी हैं। नशे में ये इतना सराबूर थे, इतने वो थे कि इनने पूरी जो भी एमिनिटीज थी, गोल्ड थे, सामान था, हर एक चीज को सेल आउट कर दिया था। तो माता जी के पास कुछ साधन नहीं है। ये दो बच्चों से ही उनकी पूरी थी जिंदगी की। ये 2 बच्चे हैं, आगे दोनों चल के नशे में ये निकल गए। चीजें करेंगे, बट बच्चे इतने नशे में दोनों रहे कि सगे भाई हमारे पास है दोनों। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। किस चीज का नशा करते थे? क्या होता है ये? गोली? कौन सी गोली? मुनक्का बटी? वो जो तरंग वरंग टाइप का आता है पान के ठेले में? कितनी एक दिन में खाते थे? 1-2 गोली। 2 गोली एक दिन में? तो ऐसी हालत हो गई उससे? कितने साल से खा रहे थे?
शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ ठीक है, अभी भी आप बात कर लोगे। हाँ, काय का नशा करते थे आप लोग? हम दारू और वो तरंग दोनों खा लिए थे। साथ में खा लेते थे? हम्म। तो ये कब से समझ में आया कि ओवर होने लगा, नशा बहुत ज्यादा हो रहा है? अपना मतलब रहे, अब घर वालों ने यहाँ भेज दिया, अब हम तो रहे अपना खा पी रहे थे। अच्छा, तो ऐसा क्या कर रहे थे कि घर वालों ने यहाँ भेज दिया आपको? अब भेज दिया उन्होंने। नशा करके कुछ करते रहे होगे ना घर पे? नहीं कुछ नहीं, अपना घर में रहे लेटे रहे, उन्होंने भेज दिया। मतलब पीते थे? हाँ। सॉरी, मतलब ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आप पीते थे, गोली खाते थे हाँ। और बस सोते रहते थे। घर पे कौन कौन था आपके? काम भी देखते रहे, घूमते फिरते भी रहे। काम क्या करते थे? काम अपना ऑटो था। ऑटो चलाते थे? हाँ, ऑटो था ना। कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते अपना पुराना हो गया, 15 साल पुराना, तो बेच दिया ऑटो को। तो अपना घर ही में थे। थे? अच्छा, कौन सा, वो सवारी वाला चलाते थे माल? सवारी आपके? आप ही कहाँ से कहाँ तक चलाते थे? अपना ये पूरे में चलाते थे। तो नशा करके भी चलाते रहते थे गाड़ी? हाँ चलाते रहते थे। नशा करके? हाँ, चलाते थे। डर नहीं लगता था कि जो लोग ऑटो में बैठे हैं ऑटो पर ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन था? घर में मम्मी और चाचा थे। अच्छा, चाचा, और पिताजी? पिताजी खत्म हो गए। तो मम्मी और चाचा थे, शादी नहीं हुई आप लोगों की? नहीं अभी नहीं। आप दोनों भाई हो? हाँ भाई। तो आपको कभी लगा नहीं कि मम्मी आप ये नशा कर रहे हो, आपकी माँ परेशान होंगी? नहीं नहीं, मम्मी कभी परेशान नहीं हुई? फिर यहाँ क्यों भेज दिया उनने? भेज दिया, वरना क्या करोगे। हाँ, शायद मम्मी, है ना? सही सही कह रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है, कुछ बोलोगे और लोगों से, नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब ये नहीं करना चाहिए अब। यहाँ से निकलोगे तो छोड़ दोगे, तो अभी भी तो 1.5 साल से छोड़ ही चुके हो ना? छोड़ ही दिया है। नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहे। बाहर जाके पक्का नहीं करोगे? पक्का नहीं कर तो जो लोग देख रहे होंगे सबको बोलो कि हाँ। नशा नहीं करना चाहिए, हाँ ना, नहीं करना चाहिए। है ना? निकलने के बाद नहीं करिएगा। नो। चलिए ठीक है, और ऑटो चलाएं तो सावधान। ये ब्रजेश गौतम जी हैं। ब्रजेश गौतम जी यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में, और इनको स्टाफ है, आप समझिए केयर टेकर हैं। अब आप जो सुनेंगे, आप शायद रूहें कांप जाएं आपकी वो बात सुन के कि नशा किस हद का होता है और इनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ब्रजेश जी नमस्कार जी। तो क्या क्या आप फेस करते हैं, कैसे देखते हैं इन लोगों को? जैसे कि ये नशा किस हद का है, मतलब अभी जैसे आपने एक चीज़ बताई ना कि गुटखा उठा के खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, वाकया कैसे होता है? जैसे इनको वॉक करने वगैरह भी निकाल के लेके गए ग्राउंड पे, तो ऐसे एडिक्टेड हैं ये कि कोई खाकर गुटखा वगैरह थूक भी दिया तो उसे उठा के खा लेते हैं लोग। अच्छा। इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। आप समझिए कि नशा इस हद तक इनके दिमाग में घुस चुका है। अगर कोई व्यक्ति नशे के लिए किसी की थूकी हुई चीज़ उठा के खा सकता है, तो आप समझिए कि वो किसी की हत्या करने में भी पीछे नहीं रहेगा। तो नशा मुक्ति केंद्र अगर कोई आया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्टेप लिया, आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, उनका परिवार उनका जीवन सुधारना चाहता है। लेकिन आप कंडीशन समझिए कि कितने आगे तक वो कितनी बढ़ चुकी है। अब आप लोग सोचिए, ये तो मतलब शब्दों में आ पाना भी बहुत मुश्किल है। अब हम ये जिनसे बात करने वाले हैं, एज क्या है आपकी? मेरी 48। 48 एज है, और देवगन साहब, नाम मैं इनका नहीं लूंगा, काफी सारे नशा मुक्ति केंद्र में जा चुके हैं, और क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने नशा क्यों करना चालू किया और नशा उनको कहाँ पे ले आया, ये पूरी कहानी उनसे ही जानेंगे। तो ये कब आपने पहली बार शराब पी? सर मेरे को हो गए 20 साल हो गए सर। 20 साल पहले आपने शराब पी। क्यों पीनी शुरू की थी शराब आपने? शुरू में तो मैंने एंजॉयमेंट, दोस्तों के साथ में एंजॉयमेंट के लिए पी थी। फिर धीरे धीरे ये आदत में तब्दील हो गई, मोर एंड मोर की बीमारी हो गई। फिर जरूरत पड़ने लगी। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। फिर कुछ ऐसी बातें हो गई और घर परिवार की, कि मेरे पूरे पैसे निकाल के मेरी बहन ने अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। 45, 40 लाख, 50 लाख रुपए 50 लाख के आसपास आपकी बहन ने अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर कर दिए। और मेरे को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करने लगी वो, लगातार साल 2 साल। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके अपनों ने ही आपको तकलीफ दी, तब आप शराब से लेके यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंच गए। तो देखिए, किसी के नशा करने में मुझे ये समझ में आता है कि वो अकेला जिम्मेदार नहीं होता, ये समाज, उसके आसपास के लोग भी हैं। कि मतलब मैं कहता हूँ किसी भी कहानी में अगर 20% झूठ भी होगा तो 80% तो सच है।
कि कोई इंसान अगर 48-50 साल की एज में आज तक इसकी शादी नहीं हुई है, जो देखने में बहुत ठीक ठाक है, फिजिक्स से ठीक लग रहा है, लेकिन नशे में फंस गया। और नशा मुझे ऐसा लगता है सिर्फ फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिक प्रॉब्लम भी है, मनोवैज्ञानिक तकलीफ भी है जब आदमी नशे को चुनता है दुनिया को, जिंदगी को छोड़ के। तो कोशिश करिए कि जिंदगी को चुनिए, नशे को नहीं चुनिए। पर हम लोग अपनी माँ की गोद से पैदा होकर नशा नहीं करते हैं। हम लोगों के सामने ऐसी मेंटली कंडीशंस आ जाती हैं कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। और हम लोग मेंटली हैंडल करने लगे ना तो हम लोग नशा नहीं करेंगे। हम लोगों को मालूम है, मैंने भी 2 साल रहा हूँ, मैं भी एक साल अलग अलग रिहैब में रहा हूँ। मैं कई काउंसलर मेरे सामने आए हैं जिनसे मेरी बात हुई है। मैंने यही चीज पकड़ी है बस कि आदमी मेंटली फिट रहे, बस चाहे उसके सामने कितनी बड़ी विपदा आ जाए, कितना ही बड़ा वो हो जाए, बोला उसके सामने अगर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो मेंटली फिट है तो वो नशा नहीं करेगा। मतलब सीधा सा ये है कि नशा करना एक मानसिक बीमारी है। मानसिक भी जब उसके पास कोई चुनाव नहीं होता तो फिर वो नशे को चुनता है। नशे को ही चुनेगा। अब आप मत करिएगा इसके बाद, है ना। सर अब बचा ही क्या है सर, अब मेरे पास लाइफ में क्या है, बस सीधे यहाँ से अगर किसी भी तरह से निकले, भगवान की दुआ से कभी छुट्टी हुई तो अपना जॉब, जो पहले जॉब सिक्योरिटी गार्ड करते थे वही जॉब करेंगे, और अपना घर, जो खुद का मकान खरीदा वो छोटा सा एक है, वही वहां रहेंगे। अपना जॉब और घर, उससे मतलब रखेंगे, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है अपने को। देखिए, रास्ते हमेशा खुले होते हैं, तो अगली बार नशे से ज्यादा रास्तों को चांस दीजिएगा कि नए रास्ते को चुन सकें। सर पूरी कोशिश तो यही है सर, विल पावर तो बिल्कुल इस बार स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्ट्रॉन्ग रहिए और शानदार रहिए इसके बाद। 2 साल बहुत होता है सर। ठीक, चलिए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको अब इन सारी चीजों से निकाले, है ना। थैंक यू सो मच। तो देखिए कि नशा मुक्ति केंद्र में सिर्फ नशा करने वाले लोग नहीं आते हैं। हमारी एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मैच्योर हैं, और उसके साथ साथ इनके पास जो है चिकित्सक की डिग्री है। ये डॉक्टर हैं लेकिन पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, इन्होंने एमबीबीएस किया है। आगे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष एडविन। आशीष। अच्छा, तो ये क्या आप डॉक्टर हैं? जी। क्या किया आपने? एमबीबीएस किया। एमबीबीएस किया है। यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, ये क्या होता है, इसे आसान इसमें डिप्रेशन में और मेनिया के दोनों के अटैक आते हैं। अच्छा, तो आप लेकिन डॉक्टर थे, आपने इतनी पढ़ाई की होगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम कैसे होने लगी है बचपन नहीं से? नहीं, ये थोड़ा मानसिक रोग है। मेरी तरफ ही देखते रहिए। मानसिक रोग है, तो ये इसके लिए मतलब कोई वो होना नहीं है, एक आम आदमी को भी ये हो सकता है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे एमबीबीएस की, कहाँ से की आपने पढ़ाई? हाँ, ये जीएमसी भोपाल। अच्छा, और आप जबलपुर से ही हैं? जबलपुर से ही। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपको इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते थे? दिखते थे, ये डिप्रेशन में जाता था और मेनिया में अभी जाने लगा। अगर आप किसी को बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहो कि जो आपको समस्या है वो कैसे होती है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होनी शुरू होती है? डिप्रेशन में इंसान मतलब निराश रहता है, हताश रहता है और दुखी रहता है, और मेनिया में इंसान एक्टिव हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो इसीलिए मतलब वो। लेकिन अभी पिछले 2-3 घंटों में जितना मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो मुझे बहुत शांत समझ आ रहे हो। मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ। अच्छा, अब मैं दवाई पूरा रेगुलर खाया हूँ, तो मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ। तो मतलब ये आपकी जो पहले कंडीशन थी वो अप एंड डाउन वाली थी। हाँ। अब जो कंडीशन है वो एकदम सम तरीके से नॉर्मल है। तो आप ये, और कितने लोगों को, कितने % लोगों को देश में बीमारी होती है? ये होती होगी 3%। 3%। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कभी ये नहीं लगा कि आपने कभी क्लिनिक खोलने का नहीं सोचा, कुछ ऐसा नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, मैं खोलूंगा। भोपाल में मैं इलाज कर रहा था। अच्छा, मतलब पेशेंट देखता था मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर साहब ठीक है, आगे के लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको नशे की तकलीफ नहीं है ना, और आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। फिर से मिलेंगे कभी आपकी क्लिनिक में, है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।